हर बार की तरह इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तमाम उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें उस मध्यम वर्ग की हैं जो लंबे समय से आयकर में छूट की आस लेकर बैठा है। लेकिन क्या इस बार एक ऐसा बजट हम देखेंगे, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, ये चुनावी बजट होगा या एक मिडिल क्लास को ध्यान में रखने वाला बजट होगा? किस तरीके की संभावनाएं सामने उभर कर आ रही हैं? नेहा, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी आलोक जी बता रहे थे, 2019 का जो लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था, उसमें किसान सम्मान निधि यानी कि एक साल में 6,000 रुपए किसान को देने को लेकर घोषणा की गई थी और वो एक ऐसा ट्रम्प कार्ड था जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर गया था। 9 राज्यों के चुनाव होने, अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव होंगे तो 10 राज्यों के चुनाव इस साल होने हैं और भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर मालूम है कि अगर यहाँ कहीं किसी तरीके से बजट में आम आदमी की जेब में कुछ पैसा सेव होता है, मध्यम वर्ग के लिए कुछ पैसा सेव होता है, तो वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पिछली बार 5 लाख रुपए इनडायरेक्ट वे में सरकार ने कहा था, देखिए इस पर राहत मिलती है, यानी कि इनकम टैक्स में डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट वे में इसमें राहत मिल रही है। दूसरी चीज, कोविड से निकले हैं, लोकल फॉर वोकल और भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरीके से मजबूत कर रहा है, क्योंकि जो अनुमान आया IMF का वो है 6.5% की विकास दर का। आप अगर पूरी तरीके से लार्जेस्ट प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे तो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश होगी इस पूरे बजट के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस बजट में बहुत कुछ देखने को मिलेगा और साथ ही साथ किसानों के लिए बहुत कुछ होगा और जो है वो छोटा और खुदरा व्यापारी के लिए, लघु उद्योगों के लिए बहुत कुछ मिलने वाला हो सकता है। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार हेल्थ सेक्टर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए, साथ ही साथ मध्यम वर्ग के लिए और जो लघु उद्योग हैं यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसको बहुत कुछ मिल सकता है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, ये जो है ये कहीं ना कहीं जो है वो MSME सेक्टर से है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं बजट को बनाया जा रहा है। दूसरी चीज जो मुझे लगता है, क्योंकि चुनावी वर्ष है तो अब देखना यह है कि जो भारत सरकार की लोक गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनको किस तरीके से बढ़ाया जाता है। कल अगर आपने पूरे राष्ट्रपति भाषण को हम सबने सुना तो उसमें ये कहा गया था जो प्रधानमंत्री अन्न योजना है, जो कोविड काल में 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की बात है, अनाज देने की बात है, उसको जारी रखा जा सकता है। एक चीज नेहा ये समझना होगा, ये जो योजना है ना, वो कोई भी सरकार आ जाए, अब मुझे नहीं लगता कि बंद करने का फैसला बहुत आसानी से ले पाएगी, क्योंकि अगर यहाँ कुछ इस तरीके के फैसले होते हैं कि नहीं दिया जाए, उसको बढ़ाया जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से गरीब कल्याण योजनाएं जो सरकार की चल रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला स्कीम्स हो या अन्य योजना हो, हर घर जल है, हर घर बिजली है, इन सब सेक्टर्स के लिए कितना और बजट को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आम आदमी को डायरेक्ट ना हो लेकिन इनडायरेक्ट वे में फैसला फायदा हो, ये सरकार की मंशा है और उसी को लेकर मुझे लगता है ये पूरी बजट की रूपरेखा है। इसको आप अब ये मत कहिए कि इस मोदी सरकार 2 का ये अंतिम बजट है। अंतरिम बजट में भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप किसी भी तरीके की कोई घोषणा नहीं कर सकते, और इस परंपरा को अगर 2019 के अंदर तोड़ा गया था तो किसान सम्मान निधि की घोषणा करके तोड़ा गया था कि हर ठीक है, साल यही बात किसान आलोक को जी भी कह 6,000 रहे थे। रुपए दिया जाए। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, देखिए 11 बजे बजट भाषण की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री 5वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इस बार भी लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं इस बजट को लेकर, लेकिन आम जनता जो इस वक्त पेट्रोल और डीजल की मार से जूझ रही है और बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के लिए महंगाई दर को काबू में रखना भी है, और ये बात साफ तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण में सामने भी आई है कि लगातार प्रयासों के बावजूद भी ये महंगाई दर नियंत्रण में नहीं आ पा रही। और दरअसल नेहा, यही चिंता पूंजीपतियों की भी है, कॉर्पोरेट्स की भी है कि अगर आप महंगाई को कंट्रोल में नहीं लाते हैं तो कहीं ना कहीं जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, जो कि ये सर्वे दिखाता है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर बढ़ा है, और अगर ये बढ़ता है तो इसका मतलब लोगों की जेब में पैसा धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, लोग खर्च कर रहे हैं, खर्च करने की ताकत बढ़ रही है। लेकिन अगर महंगाई काबू में नहीं होती है तो जाहिर है उस पर असर पड़ेगा, और अगर वो पूरा सिस्टम आप समझती है कि पूरी वो अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी। तो हो सकता है कि शायद इसको कंट्रोल में करने के लिए वित्त मंत्री कोई बड़ा ऐलान कर दें। हाल ही में हरदीप पुरी का एक बयान आया था कि अगर तेल कंपनियों ने अपना घाटा पूरा कर लिया हो तो उनको सोचना चाहिए कि क्या कीमतों में राहत दी जा सकती है। और अगर ये बयान उनकी ओर से आता है तो हम ये जरूर कयास लगा सकते हैं कि बजट में भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एक राहत मिल जाए।
लेकिन सबसे बड़ी जो बात होगी वो आपको मेरे जैसे मध्यम वर्गीय जो तनख्वाह वाले क्लास के लोग हैं, जिनकी हर बार उम्मीद होती है कि थोड़ी तो राहत दीजिए वित्त मंत्री साहब, थोड़ी राहत मिलेगी, हमारी जेब में पैसा आएगा, हम घर में थोड़ी न रखेंगे, हम भी खर्च करेंगे, हमारे खर्च करने की भी ताकत बढ़ेगी। तो ऐसे लाखों जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो नौकरी पेशा वर्ग है, उसकी उम्मीदें इस पर है कि क्या कम से कम जो पहला टैक्स का स्लैब है उसको अगर कम किया जाता है, वहां पर कुछ राहत मिलेगी तो थोड़ी सी बचत बढ़ेगी। इसके साथ साथ बचत योजनाएं हैं, उस पर क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा पीपीएफ को लेकर के। तो कुल मिलाकर के दरअसल सब कुछ ऐसी नजर पे है कि चुनावी राज्य, मान लीजिए जो 4 राज्य हैं, ये चारों ग्रामीण बहुल राज्य है, वहां पर आपने लघु उद्योग के लिए कुछ दे दिया, वहां पर ग्रामीण आबादी के लिए दे दिया, लेकिन जो इनकम टैक्स पेयर है, जो सीधे प्रत्यक्ष कर देता है, उसके लिए क्या कोई राहत मिलती है? और अगर उसको मिलती है तो छोटे शहरों को, ग्रामीण आबादी को क्या फायदा मिलता है? लोगों की जेब में पैसा आएगा, लोग खर्च करेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था बूम करेगी। इसीलिए उम्मीद है कि आज जब निर्मला सीतारमण अपना 5वां और खासकर इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी तो क्या क्या राहत हमें मिल सकती है।